नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म डीटीएल पर। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो है आपका एस जयशंकर साहब, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनके द्वारा 5 पॉइंट एजेंडा दिया गया था आज से कुछ दिन पहले। अभी वापस से वो चर्चा में आया है। अभी फिलहाल जो एस जयशंकर साहब है वो कहां पर है? यूएसए के अंदर है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां के नए राष्ट्रपति बने, उनके शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए हैं, इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे खास बात उस समारोह की ये थी कि वहां पर उनको फ्रंट रो और उसमें भी कॉर्नर पर एकदम जगह मिली थी, जो अपने आप में दिखाता है कि इंडिया की जो फॉरेन पावर है या फिर हमारी जो पॉलिसी वो कितनी स्ट्रांग है और हमारे लीडर्स को कितनी ज्यादा तवज्जो दी जाती है आज के टाइम पर। अगर आप उसी फ्रेम में देखेंगे, अभी मैं फोटो लगाना यहाँ पर भूल गया, आप फोटो देखोगे तो उसमें जापानीज जो मिनिस्टर्स हैं वो काफी पीछे जाकर बैठे हैं, तीसरे रो के आसपास। तो ये दिखाता है कि इंडिया का कद कितना बढ़ गया है। अभी हमें क्या करना है, जयशंकर साहब का जो 5 पॉइंट एजेंडा फिर से न्यूज में आ गया है, क्योंकि जब वो वहां पर यूएसए के अंदर गए, अब वहां पर रेजिम एक तरीके से चेंज हो गया, नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो उनके हिसाब से वहां पर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा और अलग अलग देशों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी वापस से एक बार फिर से रिस्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी या फिर उनको ठीक से करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी सिलसिले में जो एस जयशंकर साहब है वो फिर से अपनी तरफ से जो अपने चाले हैं या फिर अपने जो स्टेप्स हैं वो चलेंगे। उनमें उनके द्वारा जो 5 पॉइंट एजेंडा आज से कुछ दिन पहले रशिया के अंदर जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें उनके द्वारा दिया गया था। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट एजेंडा क्या है जो एस जयशंकर साहब ने दिया था, प्लस इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके कुछ क्या है प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील एक्सेट्रा, उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन होगा, उसको आप जरूर आंसर करना। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ लेने के लिए क्या है, तैयार है। ऐसे में साथ में बड़ी बात क्या है कि वहां पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें लग गए हैं और वो अपना जो एजेंडा उसको प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि वो 5 पॉइंट एजेंडा को और ज्यादा क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब ये 5 पॉइंट एजेंडा कब आया था, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ब्रिक्स की जो समिट हुई थी अभी रिसेंट इस साल की कजान के अंदर रसिया में, अक्टूबर 2024 में, वहां पर उन्होंने ये अपना एजेंडा दिया था। इसमें क्या क्या बातें हैं एक बार हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। सबसे खास बात है कि इन्होंने जो ये बातें बोली थी अपने एजेंडा में, 5 पॉइंट इसमें दिए थे, उसमें सबसे जरूरी बात बताई थी कि ये जो भी एजेंडा होगा साउथ फ्रेंडली होगा। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक डिवीजन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे इसमें। उसके अलावा ये इक्विटेबल होगा और साथ में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने की इसमें कोशिश की जाएगी। और साथ में जो भी अभी दुनिया के अंदर इम्बैलेंसेस हैं, अलग अलग दुनिया में इम्बैलेंसेस है, गवर्नेंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उन सभी को बैलेंस करने की इसमें कोशिश की जाएगी। इसी के लिए इन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा दिया था। अब एक टर्म आई थी ग्लोबल साउथ, है ना। ग्लोबल साउथ क्या होता है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूं। ये यहाँ पर देखो एक नक्शा आपको दिख रहा है, वर्ल्ड मैप है। ये जो आपका येलो टाइप दिख रहा है ये आपका क्या है, ग्लोबल नॉर्थ इसको बोला जाता है। एक इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही होगी रेड कलर की, जिसे ब्रेंट लाइन बोला जाता है ना। इसको ब्रेंट लाइन, जिसने नाम ये मैप दिया था या फिर ये जो फिनोमिना बताया था, उनके नाम पर ये लाइन रखी गई थी। इसमें जो ऊपर वाली कंट्रीज है जो येलो कलर की है, इनको रिच कंट्रीज बोला जाता है या फिर ग्लोबल नॉर्थ बोला जाता है। और जो नीचे वाली कंट्री है जिसमें खासकर आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और एशिया के गरीब देश शामिल हैं, इन सभी को आपका ग्लोबल साउथ बोला जाता है, जिनके ऊपर कई सारे अत्याचार किए थे खासकर कॉलोनियल इरा के टाइम पर। उनका क्या है, आज भी वो काफी पिछड़े हुए हैं, उनका जो असर है कॉलोनियलिज्म टाइम का वो आज भी उनके ऊपर देखा जा सकता है। तो इसी को डिनोट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई थी जिसे हम ब्रेंट लाइन बोलते हैं, जो दिखाता है जो रिच कंट्रीज है और पुअर कंट्रीज के बीच में एक डिवीजन है, दुनिया में साफ देखा जा सकता है। इस लाइन के नीचे वाले जितने भी देश है वो थोड़े से गरीब ज्यादा हैं और ऊपर वाले काफी हेल्दी या फिर रिच नेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूएन के अकॉर्डिंग इसमें जो आपकी ग्लोबल साइज है उसमें ऑलमोस्ट 78 कंट्री शामिल है, जिसमें एक ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ 77, आपने नाम सुना होगा, G77 प्लस चाइना इसके अंदर शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है चाइना भी इसका पार्ट है, जो आपका ग्लोबल साउथ है। अब देखो यहाँ पर चाइना है, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब 5 पॉइंट एजेंडा क्या था, उसमें क्या क्या बातें जयशंकर साहब ने बताई थी, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपांडिंग इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। इन्होंने कोशिश करी है कि जितने भी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्रिक्स अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, इस तरीके के जितने भी नए नए प्लेटफॉर्म है इनको और ज्यादा एक्सपांड किया जाए, इनमें और ज्यादा नए नए मेंबर्स को शामिल किया जाए, ताकि और ज्यादा ये क्या बन सके, इंक्लूसिव बन सके। दूसरी बात, रिफॉर्मिंग ग्लोबल रिफॉर्मेशन, यानी कि दुनिया के अंदर कई सारी चीजें ऐसी जो काफी पुरातन हो चुकी है, जैसे यूनाइटेड नेशंस। तो इस तरीके की जो पुरानी चीजें हैं उनमें आज के समय के हिसाब से आज की जो डिमांड्स हैं उनको शामिल करते हुए उनमें रिफॉर्म्स किए जाए।
अगला पॉइंट है डेमोक्रेटाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। अभी ग्लोबल इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो दो बड़े कंट्रीज के कंट्रोल में है, जिनमें सबसे ऊपर है आपका चाइना और अमेरिका। तो इनको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है और इसका लाभ दूसरे देशों को भी मिल सके, जिसमें खासकर इंडिया और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इनका फायदा मिले और वहां की पॉपुलेशन को उसका फायदा मिले, ऐसी कोशिश करनी चाहिए और ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है। उसके अलावा करेक्टिंग कॉलोनियल इरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कॉलोनियल इरा के टाइम पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना था उसमें काफी लैप्सेस है, उसमें आज भी कई सारी कमियां हैं। उसको उस समय अंग्रेजों की या फिर जो आपके कॉलोनियल पावर्स थी उनकी जरूरतों के हिसाब से डेवलप किया गया था, उसको बदलने की जरूरत है। आज के अकॉर्डिंग उसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बात उन्होंने इसमें बोली थी। इसके अलावा शेयरिंग स्केलेबल सॉल्यूशंस। तो दुनिया में कई सारी नई नई इनोवेशंस आती है, उनको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे आपने भारत के द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका नाम सुना होगा, और इसको हम अलग अलग कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जो आम जनता या फिर आम पब्लिक की लाइफ को आसान बनाए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। ये सारी बातें उन्होंने अपने 5 पॉइंट एजेंडा में बताई थी। तो ये सारे के सारे 5 उनके एजेंडास थे जिनको उन्होंने ब्रिक्स समिट के दौरान रखा था। अब इस एजेंडा की जरूरत क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, पहला पॉइंट ग्लोबल बैलेंस बढ़ेगा। जो दो पावर्स है उनके हाथों में से जो अभी तक हम बोल सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा और जो छोटे छोटे देश है उनके पास भी पावर्स जाएगी। अगला है मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। अभी जो ग्लोबल साउथ है उसको बहुत मार्जिनलाइज किया जाता है। जो आपकी ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है या नीचे वाले, इनको बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है, चाहे वो ट्रेड हो, इन्वायरमेंट हो, क्लाइमेट चेंज हो, हर तरीके से नुकसान इनको होता है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है और उसके लिए इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करना जरूरी है। उसके बाद जो सप्लाई चेन में कई सारी वल्नरेबिलिटीज है, खासकर मैंने बोला चाइना और अमेरिका जैसे देशों का इस पर कब्जा है, तो उनको ठीक करने की जरूरत है। कई जगह आपने देखा होगा जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज होती है। जैसे आप देखो अभी कई सारे देशों के बीच युद्ध चल रहा है, चाहे वो रसिया यूक्रेन के बीच हो, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन होती रहती है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन होती है। तो इनको बातचीत करके सुलझाने की जरूरत है और वहां पर वो वाला काम आ सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक उनको अचीव करना है, उसमें काफी पीछे चल रही है दुनिया, उसको अचीव करने में भी जयशंकर साहब का जो फॉर्मूला वो हेल्प कर सकता है। अब इसमें क्या कुछ चैलेंजेस है, क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस है। कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे एक इंस्टीट्यूशन है उसमें मान लो इंडिया है, किसी और में इंडिया शामिल नहीं है, तो हो सकता है कि वो उसका जो दूसरा जो ग्रुप है वो उसका विरोध करे, है ना। तो मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा G20 एक इंस्टीट्यूशन है, या फिर हम बोल सकते हैं एक जैसे G7 है, तो G7 वर्सेस आप बोल सकते हो SCO। तो इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स है आपस में उनमें कंपटीशन हो सकती है। तो इससे इनको बचाने की जरूरत है, सबको मिलकर आगे बढ़ने की पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर देश चाहता है कि उसका क्या हो, एज हो। जैसे चाइना पाकिस्तान के अंदर चीजों को कंट्रोल करना चाहता है और हमारे जो भी पड़ोसी है उनको उनके ऊपर अपना हाथ रखना चाहता है और इंडिया को परेशान करना चाहता है। इसी तरह ये केस अमेरिका के मामले में भी है। अमेरिका हर जगह कोशिश करता है कि चीजें उसके हिसाब से चलती रहे, लेकिन ऐसा नहीं, हर देश अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करना चाहता है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, कई सारे देश जैसे अमेरिका ने कई सारे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अभी अपनाई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना है, तो इससे ये भी एक बड़ा चैलेंज है। उसके अलावा कई सारे टेक्नोलॉजिकल गैप्स है ना। तो टेक्नोलॉजी में कई सारे गैप्स है, जैसे जो डेवलपिंग नेशंस है उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उनके पास इनफ फंडिंग नहीं है। तो ऐसे मामले में जो अमीर देश है वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको ठीक से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। उसके बाद कई सारे जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो भी अपने आप में एक चिंता का कारण है और दुनिया के सामने बड़ा चैलेंज बनकर खड़े हुए हैं। अब आगे क्या करना चाहिए हमें, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड में जो अलायंसेस हैं उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, अलग अलग ग्रुपिंग्स को और ज्यादा मजबूत बनाकर उनमें उनको और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स को एडवोकेट करने की जरूरत है, हर जगह रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। प्रमोटिंग डायलॉग्स, अगर किसी दो देशों के बीच में कोई मतभेद है तो उसको डायलॉग के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत है। स्केलिंग डिजिटल सॉल्यूशन, जैसे यूपीआई का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोविड-19 जब आया था तो वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया ने कोऑपरेट किया था, इसी तरह का कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और फोस्टरिंग रेजिलियंस, तो जितने भी देश है वो और ज्यादा रेजिलियंट हो जाए, दुनिया के सामने कोई भी चैलेंज आए, चाहे आपका क्लाइमेट चेंज हो या फिर कोई और, उससे लड़ने में अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। अब जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये 2
तीन मैंने यहाँ पर लिखे, जैसे पहला है आपका नॉन अलाइनमेंट, एक है आपका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और एक है आपका पंचशील। तो ये क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हम शामिल नहीं होंगे। जैसे इंडिया जब आजाद हुआ था तो एक तरफ जो यूएसएसआर कंट्री थी, यानी कि आज का जो रशिया, उसका एक तरीके से पेरेंट नेशन, उसका एक ग्रुप था और एक यूएसए का ग्रुप था। तो दोनों इंडिया को अपने अपने ग्रुप में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन हमारे लीडर्स ने यह डिसाइड करा कि इंडिया किसी की साइड नहीं रहेगा, हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, जिसको इन्होंने फिर नॉन अलाइनमेंट नाम दिया था। और बाद में एक मूवमेंट शुरू किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसमें ये 5 देशों के लीडर शामिल था। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब शुरू हुआ था और ये 5 कौन कौन से देश थे जिनके लीडर्स ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। एक तो इंडिया के लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल है, बाकी 4 कौन कौन है ये आप मुझे कमेंट में इसके बारे में लिखकर बताओगे। इसके अलावा इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, उसके बाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि सारे के सारे देशों को साथ में मिलकर एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए। ये भी हमारा देश का क्या है, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि पीसफुली हमको साथ में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। और इंडिया रिस्पेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अलग अलग देशों की जो संप्रभुता है वो और उनकी राष्ट्रीय अखंडता को हम रिस्पेक्ट देते हैं। और किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में ना तो हम क्या करेंगे, अपनी नाक घुसाएंगे, ना ही किसी की देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंडिया के साथ उल्टा है, चाइना हमेशा ये कोशिश करता रहता है और हमें पोक करता रहता है, कभी अक्साई चीन के नाम पर तो कभी आपका जो अरुणाचल प्रदेश है उसके नाम पर। इंडिया सीक्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडली एंड कोर्डियल रिलेशंस, यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हम फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है मालदीव्स जैसा छोटा सा देश जो बार बार इंडिया को पोक करता रहता है छोटी छोटी बातों पर, उसको भी हमने बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल किया और अभी उसको हैंडल करने की कोशिश अभी भी जारी है। अब नेक्स्ट हमारा जो सिद्धांत है वो है पंचशील। तो पंचशील आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने और चाइना के जो प्रीमियर थे उस टाइम पे जाओ एनलाई, इन दोनों ने मिलकर इसको प्रस्तुत किया था। और इंडिया और जो पड़ोसी देश है उनके बीच में कैसे संबंध होने चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, उसके बारे में इन्होंने बताई थी। और ये प्रिंसिपल्स आज पूरी दुनिया के ऊपर आप लागू करवा सकते हैं। अगर उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है तो इनको इसके थ्रू दूर किया जा सकता है ना। तो पंचशील इसमें क्या है, 5 सिद्धांत है जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर है। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से, सबसे पहला है कि जो 2 देश हैं आपस में म्यूचुअली एक दूसरे की बराबर रिस्पेक्ट करेंगे और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर ये बेस्ड होगा। जैसे इंडिया और नेपाल भले ही छोटा देश है लेकिन आपको एज एन सॉवरेन कंट्री उसको बराबर रिस्पेक्ट देनी होगी, है ना। साथ में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे देश की। नॉन अग्रेशन, कभी भी आप अग्रेसिव नहीं होगे किसी भी देश के खिलाफ। ये अलग बात है कि इंडिया और चाइना ने मिलकर ये सिद्धांत बनाया था, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद ही चाइना इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, तो वो बहुत एक तरीके से नुकसान किया था इन्होंने, पीठ में छुरा घोंपने वाली बात थी वो। उसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस, किसी भी देश के इंटरनल अफेयर्स में किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये भी पंचशील का एक इंपॉर्टेंट क्या है, सिद्धांत है। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों बराबरी का मैंने बता दिया। इंडिया और नेपाल, भले नेपाल छोटा सा देश है लेकिन जब दोनों बातचीत करेंगे तो दोनों बराबरी या फिर समानता के सिद्धांत को फॉलो करेंगे। और साथ में लास्ट में आपका पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये थे पंचशील, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और सारी चीजों के बारे में बात करी। एस जयशंकर साहब के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है 5 पॉइंट एजेंडा, उसके बारे में हमने चर्चा करी। अगर कंक्लूजन देखें तो पूरी दुनिया को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छे से मिलजुल कर आगे बढ़ाते हुए, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको दूर करते हुए पूरी दुनिया को डेवलप बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और सबको मिलजुल कर आगे काम बनना चाहिए, ताकि एक फेयर, मोर रेजिलिएंट और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके जो सारे के सारे चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर करना है। इन विच सिटी वाज द आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो आर्कियोलॉजिकल जो आपका एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम है वो इनॉग्रेट किया गया था कहां पर, अहमदाबाद, वडनगर, जयपुर या फिर लुधियाना। कमेंट में आप सभी इसको आंसर करेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर्स को अच्छे से फॉलो करते होंगे तो इजीली आप इसका आंसर कर देंगे। इस डिस्कशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।